जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हम लोग घटना चक्र सॉल्व कर रहे हैं, जहां हम लोग देखेंगे कि कितना क्वेश्चन कितना क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है आपका पीएससी या फिर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के द्वारा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग इसका थ्योरी वाला पार्ट किए हैं, तो पहले उसको देख लीजिए। और अगर यदि उसको आप लोग को नहीं देखना है तो इस पीडीएफ को हम प्रोवाइड करा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। वहाँ पे जाके आपको ये वाला पार्ट पढ़ लेना है खुद से। अगर यदि ये वाला पार्ट पढ़ना नहीं है खुद से तो डायरेक्ट मेरा 1 घंटा का लेक्चर है, उसको जाके देख लीजिएगा। दोनों बात सेम ही है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको हम आसान तरीके से अपने लेक्चर में समझा देंगे। आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा, तो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ पीसीएस द्वारा पूछा गया है 2003 में। क्वेश्चन बोल रहा है कि गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, मतलब किस अवधि में गुप्त वंश ने शासन किया था। तो गुप्त वंश जो शासन किया वो 309 ईस्वी से स्टार्ट किया था और 1500 ईस्वी तक चला था गुप्तों का शासन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश की स्थापना यानी किस वंश की, तो गुप्त वंश की स्थापना कब की गई थी, तो 275 ईस्वी में की गई थी। महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी भाई, बोलेगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो श्री लगा के गुप्त कर दो, श्रीगुप्त द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की गई। कब, तो 275 ईस्वी को। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन होता है भाई, चंद्रगुप्त प्रथम। भाई गुप्त शासक में बहुत सारा शासक हुआ, लेकिन सबसे जो खतरनाक वाला और प्रथम यहाँ पे पूछ रहा है ना, गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन हो जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। कौन हो जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक जो है शासन किया था। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत जो है महाराजाधिराज, कौन सी उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी, तो महाराजाधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य तो हो गया मौर्य वंश का संस्थापक ना, चंद्रगुप्त मौर्य कौन हो गया, मौर्य वंश का संस्थापक हो गया। तो यहाँ पे बात हो रहा है किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात किया जाए तो ये गुप्त वंश का, किस वंश का भाई, गुप्त वंश का जो है सबसे खतरनाक शासक हो जाता है और प्रथम शासक हो जाता है, प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने, अब यहाँ पे शासक का नाम दिया गया है, बोल रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने 4 अश्वमेधों का समापादन किया था। समापादन किया था, क्या किया था भाई, संपादन किया था, संपादन किया था। मतलब ये जो शासक है, ये जो 4 शासक है, इसमें से किसने अश्वमेधों का समापादन किया था। कौन किया था भाई, तो परवरसेन। कौन किया था, परवरसेन प्रथम। किसके द्वारा किया गया था, परवरसेन प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाकाटक शासक था, वाकाटक शासक था। कौन सा शासक था भाई, वाकाटक शासक था। तो वाकाटक शासक परवरसेन प्रथम, वाकाटक शासक परवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का जो है समापादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे, बहुत सारे वैदिक यज्ञ भी किया गया था। किसके द्वारा, तो परवरसेन प्रथम के द्वारा। इसी वंश का शासक हो जाता है परवरसेन द्वितीय। कौन हो जाता है भाई, इसी वंश का यानी किस वंश का, तो किस वंश का, वाकाटक वंश का। तो वाकाटक वंश का ही एक शासक हो जाता है परवरसेन द्वितीय। कौन हो जाता है, परवरसेन द्वितीय। रुचि साहित्य में थी, और इसकी रुचि किसमें थी, तो साहित्य में थी। तो परवरसेन द्वितीय की रुचि जो है साहित्य में थी, और उसने सेतु बंध नामक ग्रंथ की रचना की। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कभी काल, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि सेतु बंध नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, या फिर किस काल से रिलेटेड है, सॉरी काल तो नहीं पूछेगा, किस वंश से रिलेटेड है, तो किस वंश से हो जाएगा भाई, वाकाटक वंश से हो जाएगा। और वाकाटक वंश का शासक एक नाम है परवरसेन द्वितीय। क्या नाम है, परवरसेन द्वितीय, जिनके द्वारा जो है सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। क्लियर है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भाई, भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसको भाई, समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के बारे में ये भी कहा जाता है
कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता था। कितने समुद्र का? 3 समुद्र का पानी पीता था। किसका घोड़ा? तो समुद्रगुप्त का घोड़ा, समुद्रगुप्त का जो है घोड़ा। इतिहासकार विसेंट, क्या नाम है? विसेंट स्मिथ। क्या नाम है इसके इतिहासकार का? इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अच्छा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा रचना की गई है, मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो विसेंट स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? विसेंट स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक? द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त की वीरता, वीरता मतलब हाँ पहलवानी और विजयों का मुग्ध होकर उसने भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसके द्वारा किसको दिया गया है? समुद्रगुप्त को। और इसके बारे में कौन कहता है भाई? तो इसके बारे में कहता है आपका विसेंट स्मिथ। ये कौन है भाई? तो ये एक इतिहासकार है जिन्होंने एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इसमें यानी किसमें? तो द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की जो है चर्चा किया है और बोला है कि समुद्रगुप्त जो है वीरता और विजयों के लिए जाना जाता है और इसको जो है भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? यहाँ पे क्या है भाई? ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो, निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम जो है देवगुप्त है? कौन सा नाम है? देवगुप्त है। तो किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या है? देवगुप्त है। क्या नाम है? देवगुप्त है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इन्होंने एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम है विक्रमादित्य। कौन सी उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। तो गुप्त शासक हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वही चीज लिखा हुआ है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य का एक अन्य नाम जो है देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज और देवश्री भी मिलता है। इसको देवराज या फिर देवश्री भी कहा जाता है। किसको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को, नॉट ए चंद्रगुप्त प्रथम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है कि प्रथम गुप्त शासक, पहला गुप्त शासक का नाम बताना है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। भाई पहला जब भी आएगा ना करंट अफेयर में, जब भी पढ़ना है आप लोग करंट अफेयर, तो उसमें पहला जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है भाई? यहाँ पे क्वेश्चन है प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, उसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है भाई? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त नहीं किसका उपाधि धारण किया था? तो सबसे पहले जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि। देखो, नालंदा एवं गया के ताम्रपत्रों के अनुसार, मतलब नालंदा में और गया में मिला है ताम्रपत्र। क्या मिला है भाई? ताम्रपत्र। और वहां से हम लोग अनुमान लगाए हैं और उससे हम लोग को जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक हो जाता है जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। क्या क्लियर है? ज्ञातव्य है कि कुछ पुस्तकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को बताया गया है। अब बहुत सारा पुस्तक लिखा गया है इतिहास में, उसमें किसी में लिखा हुआ है कि जो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक है ये समुद्रगुप्त नहीं है। क्या नहीं है? समुद्रगुप्त नहीं है। तो कौन धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पे देखो चंद्रगुप्त द्वितीय भी है और समुद्रगुप्त भी है। तो जब समुद्रगुप्त नहीं रहेगा तब ऑप्शन मारना है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और जब समुद्रगुप्त रहेगा तो इसको हम लोग को वैरिएबल देना है। किसको देना है? इसको। क्लियर है? जब भी ये क्वेश्चन पूछेगा कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाले शासक का क्या नाम है, तो समुद्रगुप्त अगर यदि नहीं रहेगा तब हम लोग इस पे जाएंगे, और अगर यदि ये रहेगा तो इस पे जाएंगे। क्लियर है? ध्यान में रखना है। देखो, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इस प्रश्न का सही उत्तर जो है समुद्रगुप्त माना है। यूजीसी जो है ना, यूजीसी, इन्होंने भी समुद्रगुप्त को आंसर माना है कि यही है जो परम भागवत की उपाधि धारण किया था। कब पूछा है? देखो यहाँ पे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2009 में पूछा है। कब पूछा है? 2009 में पूछा है। कौन सा एग्जाम में? यूपीपीसीएस का, मतलब यूपी का एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन हो जाएगा? यहाँ देखो ऑप्शन नंबर बी में है।
कब पूछा है? यूपीपीसीएस प्री 2015 में, पहले 2009 में पूछा, फिर 6 साल बाद वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्या भाई? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? अच्छा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है, इस इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो है, यह निम्नलिखित में से किस एक से जो है संबंध है? तो किससे है भाई? समुद्रगुप्त से भी है और अशोक से भी है, समुद्रगुप्त से भी और अशोक से भी है, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद जो प्रयागराज से अभी हम लोग नाम से जानते हैं, तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख अशोक एवं समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक हरिसेन ने संस्कृत भाषा में जो है प्रशासनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे जो है प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहा गया है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है, मतलब समुद्रगुप्त जो लड़े थे उसके जब विजय हासिल किए थे उसके बारे में चर्चा किया गया है। इसके अतिरिक्त इस स्तंभ अभिलेख पर मुगल बादशाह जहांगीर का भी जो है लेख खुदा हुआ मिला है। उसके बाद बीरबल का भी उल्लेख प्राप्त होता है, कहाँ से? इलाहाबाद या फिर प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखो भाई क्या क्वेश्चन बोल रहा है, हो रहा है कि फिर हमको लग रहा है रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर हम लोग देखें क्या? समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर डी पे लगा के आए। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासनकाल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। अच्छा, समुद्रगुप्त के अलावा, समुद्रगुप्त के अलावा मेरा क्वेश्चन ये है, समुद्रगुप्त के अलावा मेरा क्वेश्चन ये है कि समुद्रगुप्त के अलावा जो है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ लेख किसके बारे में सूचना प्रदान करता है? इसको कमेंट में लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो, प्रयाग प्रशस्ति जिसके सैन्य अभियान के बारे में जो है जानकारी देता है, वो किसका है भाई? अभी हम लोग देखें समुद्रगुप्त। अच्छा, एक ट्रिक बताएं, एक मस्त सा ट्रिक बताते हैं। जब भी ये बंदा का नाम आएगा ना, ये बंदा का जब भी नाम आएगा तो इस पे मार के आ जाना है राइट आंसर, जब भी ये बंदा का नाम नजर आएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर जब ये ट्रिक तब अप्लाई करना है जब आपके पास कोई बुद्धि काम नहीं कर रहा है, याद भी नहीं आ रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समझ ही नहीं आ रहा है, कभी पढ़ा हुआ ही नजर नहीं आएगा, और ये बंदा का नाम देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त का, तो ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन में अगर यदि ये रहेगा तो इसको मार के आना हमको लग रहा है कि 80 से 90% जो है सही होने के चांसेस बढ़ जाएगा। क्लियर है? और अगर यदि आपके पास नॉलेज है तो भाई नॉलेज को कौन बीट कर सकता है? नॉलेज के दम पे मार के आना अपना। क्लियर है? लेकिन हम उस बच्चे के लिए बता रहे हैं ये वाला ट्रिक कि जिसको वहाँ पे जाके कुछ समझ में नहीं आएगा, जब कुछ बुझाई भी नहीं करेगा कि कौन सा होगा कौन सा नहीं, और इस तरह करके समुद्रगुप्त का अगर यदि नाम ऑप्शन में मिलेगा तो मार देना है। अगला देखो, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? अरे भाई साहब, समुद्रगुप्त का है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसमें जो है कौशल के शासक का क्या नाम है ये पूछ रहा है। तो कौशल के शासक का नाम है महेंद्र। क्या नाम है? महेंद्र। महेंद्र हुआ करता था कौशल का शासक। कौन हुआ करता था? महेंद्र। ऑप्शन नंबर सी। प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणापथ के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। मतलब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के जो 19वां और 22वां पंक्ति है ना, उसमें दक्षिणापथ के बारे में चर्चा किया गया है और दक्षिणापथ के 12 राज्य के बारे में बताया गया है और उनके राजाओं के नाम भी बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल, यानी कौशल, देखो ये वाला कौशल भी रहेगा और ये वाला कौशल भी रहेगा। कौशल का राजा जो है महेंद्र था। कौन था? महेंद्र था। दक्षिणापथ के राजाओं को समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत जो है कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। पहले जीता, फिर ये वाला नीति अपनाया, ग्रहण मोक्षानुग्रह, ग्रहण मोक्षानुग्रह, इस नीति को अपनाते हुए जो है उनको स्वतंत्र कर दिया। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है?
अच्छा, क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या फिर स्तंभ लेख, उस पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इस पर जो है जहांगीर के द्वारा लेख लिखवाया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब कि प्रयाग प्रशस्ति जो है ये समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, और इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के संधि विग्रह सचिव हरिसेन ने की थी। कौन किया था भाई? हरिसेनवा किया था। और कनिंघम के अनुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। कहाँ पे खुदवाया गया था? कौशाम्बी में। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर जो है इलाहाबाद में, कहाँ पे? अकबर वो आया और बोला कि कौशाम्बी में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उठाया वहां से और इलाहाबाद लाके शिफ्ट कर दिया, इलाहाबाद के किले में जो है स्थापित करवा दिया था। इस पर जो है जहांगीर का, किसका? जहांगीर का एक लेख रानी का अभिलेख तथा अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामंत्रों को संघ में भेद रोकने के लिए निर्देश कृन है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? यानी दोहित्र का मतलब होता है शायद नाती। क्या होता है? नाती। तो ये जो समुद्रगुप्त था ना, देखो ट्रिक काम करेगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है भाई? समुद्रगुप्त, मार दिए। हमको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, और ऑप्शन में हम देखे समुद्रगुप्त, मार दिए, राइट आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो, बोल रहा है कि लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है? लिच्छवी का नाती। तो लिच्छवी का नाती कहा जाता है समुद्रगुप्त। क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि समुद्रगुप्त की माता जो थी ना, समुद्रगुप्त की माता जो थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी थी? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन होने के नाते ये क्या हुआ? इसका मामर कहाँ हुआ? लिच्छवी हुआ। और लिच्छवी का अगर यदि ननिहाल हुआ तो ननिहाल वाला इसको क्या बोलेगा? नाती बोलेगा ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है लिच्छवी का नाती। किसका कहा जाता है? लिच्छवी का नाती। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवियों का नाती कहा जाता है। समुद्रगुप्त की माता जो है कुमार देवी, क्या नाम है? कुमार देवी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। किस वंश की थी? लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, और इसी कारण उसे जो है लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। समुद्रगुप्त के पिता जो है चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? मतलब किसके द्वारा लिया गया था? पृथ्व्या प्रथम वीर, पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि जो लिया गया था, ये किसके द्वारा लिया गया था भाई? हमको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, समुद्रगुप्त यहाँ है, मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार दो समुद्रगुप्त, हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो है पृथ्व्या प्रथम वीर की उपाधि धारण किया गया था। इतिहासकार तेज राम शर्मा ने, किसके द्वारा? एक इतिहासकार है जिसका नाम है तेज राम शर्मा। क्या नाम है? तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज, ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज। अच्छा, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज किसके द्वारा लिखा गया है? तो तेज राम शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? तेज राम शर्मा के द्वारा। और इनके द्वारा उल्लेखित किया गया है, इनके द्वारा क्या उल्लेखित किया गया है भाई? कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेघ यज्ञ किया था, जिसके बाद जो है पृथ्व्या प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की थी, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, मतलब इसका कोई कंपटीटर ना हो। क्लियर है? पृथ्वी का प्रथम वीर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में संबोधित अपने मतलब यूपीपीसीएस पूछा गया था, यूपीपीसीएस के द्वारा 2016 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। अच्छा चलो भाई पढ़ते हैं, आप बोल रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। ठीक है, अभी हम लोग देखें हरिसेन के द्वारा जो है क्या बोलते हैं, इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को लिखवाया गया था। तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था और समुद्रगुप्त के ही द्वारा लिखवाया गया था ना। तो इसके प्रसिद्ध कवि थे। एक नंबर सही है। अब एक नंबर सही है तो एक कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं है काट दो, यहाँ पे भी है, इसको भी रखो।
यानी आपका जो है सी कभी आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखो, उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी। हरिसेन ने, हरिसेन ने तो देवी चंद्रगुप्तम की रचना नहीं किया है, तो यानी टू गलत है। अब टू जहां जहां है उसको काट दो, टू यहाँ है काट दो, ये कट जाएगा, टू यहाँ है काट दो, ये कट जाएगा, ये तो पहले से कटा हुआ है। या अब आपका आंसर या तो ई होगा, या तो ई होगा, या फिर आपका आंसर डी होगा, मतलब दो ही में से एक आंसर होने वाला है। अगला देखो, यह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता है। कौन? हरिसेन। बिल्कुल सही बात है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का रचयिता कौन है? हरिसेन है। कौन है? हरिसेन है। यानी 3 नंबर क्या होगा? सही होगा। तो 3 नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलाहाबाद यानी प्रयागराज स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह, संधि विग्रहक एवं कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में प्रशासनात्मक, मतलब उसके बारे में बड़ाई करते हुए वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। इसमें समुद्रगुप्त के जो है विजयों का उल्लेख किया गया है, और देवी चंद्रगुप्तम जो है, इन नाटक की रचना जो है किसके द्वारा किया गया है? विशाख दत्त के द्वारा किया गया, विशाख दत्त के द्वारा। तो क्वेश्चन आएगा कि विशाख दत्त की पुस्तक का नाम क्या है? तो देवी चंद्रगुप्तम। क्या नाम है? देवी चंद्रगुप्तम। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि देवी चंद्रगुप्तम जो है किसकी पुस्तक है? तो विशाख दत्त की है। क्लियर है? इससे गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचना प्राप्त होती है। किसके विषय में? रामगुप्त के बारे में सूचना प्राप्त होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या क्या दिया है भाई? दक्षिण भारत, सूची 1 में दिया है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश, मतलब जो समुद्रगुप्त था उसके समकालीन नरेश कौन कौन है, और उसके बाद दिया है उनका राज्य। तो धनंजय, अवमुक्त, उसके बाद नीलराज, कांची। अगला देखो, आगे देखो, आगे देखो, उग्रसेन। उग्रसेन जो है वो कुस्तलपुर और है विष्णुगुप्त तो पलक्का। क्या हो जाएगा? पलक्का। तो आप लोग को क्या बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन नजर आएगा तो आप लोग को ऑप्शन में आना है। और हम लोग अभी देखें उग्रसेन के बारे में। अच्छा, उग्रसेन के बारे में देखे थे ना, या फिर किसके बारे में देखे हैं? इधर तो नहीं देखे हैं, उग्रसेन के बारे में ही खाली देखे हैं। तो उग्रसेन देखो, उग्रसेन का क्या था? पलक्का था ना। उग्रसेन का राज क्या था? पलक्का था। क्या था? पलक्का था। यानी सी का हो जाएगा 4। सी का क्या हो जाएगा भाई? 4। देखो, जब भी ए को कंफर्म हो जाए ना तो आ जाना है एलिमिनेशन में। सी का 4 हम लोग जानते हैं, तो सी का 4 यहाँ है और यहाँ है। अब ये दोनों कभी आंसर नहीं हो सकता है। अब देखो, विष्णुगुप्त के बारे में देखे हैं क्या? विष्णुगुप्त के बारे में देखे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल विष्णुगुप्त के बारे में भी जानते हैं। विष्णुगुप्त का क्या हो जाएगा भाई? कुस्तलपुर। विष्णुगुप्त का क्या होगा? कुस्तलपुर होगा, होगा ना? विष्णुगुप्त का क्या होगा? कुस्तलपुर होगा। यानी डी का क्या होगा? तो डी का हो जाएगा आपका, एक मिनट, नहीं, विष्णुगुप्त का नहीं होगा कुस्तलपुर। एक मिनट रुको, वो धनंजय का हो जाएगा ना, सॉरी। विष्णुगुप्त का जो है वो कांची होगा। विष्णुगुप्त का क्या होगा? कांची होगा। यानी कांची किस में हो उसको देखो, कांची क्या होगा? कांची है 2 नंबर में। यानी डी का 2। डी का 2 किस में है? डी का 2 किस में है? देखो, डी का 2 एक ही में है बस, सी नंबर। किसमें है? सी में। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या देखेंगे भाई? तो दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन कौन से हो जाते हैं? धनंजय। कौन हो जाते हैं? धनंजय। इनसे तो थोड़ा सा पर्सनल हो जा रहा है। उसके बाद नीलराज, फिर है उग्रसेन, फिर है विष्णुगुप्त, उग्रसेन, नीलराज और धनंजय। तो धनंजय का जो राज क्षेत्र था कुस्तलपुर था। क्या था? कुस्तलपुर था। उसके बाद नीलराज का जो है वो अवमुक्त है। उसके बाद उग्रसेन का पलक्का और विष्णुगुप्त का जो है वो कांची है। विष्णुगुप्त का कहाँ है? कांची है। क्लियर है? अगला देखो,
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कौन सा मस्जिद का नाम बोल रहा है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? अरे भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है? बोल दिया है कि दिल्ली में है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन ये आ सकता है, एसएससी वगैरह में दे ही देता है डायरेक्ट कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि लौह स्तंभ वहां पे है, वो किसकी है? तो वो है चंद्र की। किसकी है? चंद्र की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, एक महरौली में घटना हुआ था 2022 में, श्रद्धा मर्डर केस, याद रखना है। उससे वहीं पे महरौली के जंगल में जो है, दिल्ली के महरौली के जंगल में श्रद्धा का शायद लास्ट हो, रात को 12 बजे ले जाके मतलब फेंका करता था उसका बॉयफ्रेंड जो था। श्रद्धा मर्डर केस, क्या नाम था उसका बॉयफ्रेंड का नहीं पता, सर्च कर लीजिएगा ना, श्रद्धा मर्डर केस आ जाएगा। और उसमें महरौली के बारे में, मतलब महरौली का जंगल जो है दिखाया गया है, दिल्ली में है। तो वहाँ पे यहाँ पे देखो, दिल्ली में महरौली नामक स्थान से महरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में है जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित है। कहाँ पे है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा का उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने उससे किया जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय महरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास जो है विष्णुपुरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर जो है भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का क्या है? तो चित्र बना हुआ प्रतीत होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त कर ली थी? होय 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 होय, कितना मस्त क्वेश्चन है, देखेगा। और ये जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि ये न्याय के लिए प्रसिद्ध था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है क्या किया था पता है? अपने बड़े भाई की हत्या कर दिया और अपनी भौजी से ब्याह कर लिया। किस क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त कर ली थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और ट्रिक, यहाँ पे ट्रिक फेल हो गया समुद्रगुप्त, लेकिन हम क्या बोले कि 80 से 90% ही ट्रिक काम करेगा। हालांकि ये क्वेश्चन तो नॉर्मल था, इजी क्वेश्चन था। जो पढ़ा हुआ व्यक्ति होगा वो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ेगा, समझेगा किसके बारे में पूछ रहा, उसके बाद नहीं समझ में आएगा तब मानना है समुद्रगुप्त। यहाँ तो समझ में सीधा सीधा आएगा, जो गुप्त कल पढ़ा है उसको क्या समझ में आएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने अपने बड़े भाई का हत्या कर दिया। उसका बड़ा भाई का नाम था रामगुप्त और अपनी भौजी से ब्याह कर लिया। तो समुद्रगुप्त के पश्चात उनका पुत्र आता है रामगुप्त शासन बनना है। कौन बना है? समुद्रगुप्त के बाद इसका पुत्र था समुद्रगुप्त का क्या नाम था? रामगुप्त। समुद्रगुप्त का बेटा क्या नाम था? रामगुप्त। लेकिन शकों के आक्रमण का समक्ष विरोध न करने के कारण इनके बड़े भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुवा देवी से विवाह कर लिया। बोले अभी कि अपनी भौजी से विवाह कर लिया था और शकों के विरुद्ध जो है विजय प्राप्त की थी। होय होय होय, देख रहा है यहाँ मोटिवेशन मजाक है। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो गया था? तो अभी हम लोग देखे हुनों के आक्रमण से जो है गुप्त साम्राज्य विचलित हो गया था। हुनों की पहली भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। स्कंदगुप्त के हाथों में पूरी तरह जो है परास्त हुए। यह आक्रमण के धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद जो है 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर जो है हुनों ने कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके काल में? अभी हम लोग देखे ना, देखो हुनों का पहला भारतीय आक्रमण जो है गुप्त सम्राट
स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। यहाँ देखो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्लियर है तो अगला क्वेश्चन देखो भाई। और अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? किसने? स्कंदगुप्त ने ना। देखो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट देखो, हुनों की पहली भारतीय आक्रमण गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हो गए थे, यानी स्कंदगुप्त जो था वो थूर दिया था हुनों को। वही वे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी, मतलब हुनों को कौन थूरा था? तो स्कंदगुप्त। और ट्रिक क्या बताए हैं? अच्छा, समुद्रगुप्त बताए थे ना। अच्छा सॉरी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों पर विजय प्राप्त की? स्कंदगुप्त। क्लियर है? अगला देखो, निम्नलिखित इसमें से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? स्कंदगुप्त। ये ट्रिक क्या है? इजी क्वेश्चन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन 24, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों पर जो है विजय प्राप्त किया था? अच्छा, अभी तो हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े कि हुनों पर विजय प्राप्त करने वाला शासक स्कंदगुप्त हो जाता है। कौन हो जाता है? स्कंदगुप्त। भाई ये वाला हम लोग कहाँ से उठाए हैं, हम लोग कहाँ से पढ़े हैं कि उसको हुनों को मारा था? कहीं से तो पढ़े होंगे ना, तब ना बता रहे हैं, तब से चिल्ला चिल्ला के कि स्कंदगुप्त के द्वारा हुनों को पराजित किया गया था। तो ये लिखा है आपका भीतरी अभिलेख में। क्या लिखा है? भीतरी, बाहरी नहीं, भीतरी अभिलेख में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? भीतरी अभिलेख में लिखा हुआ है। और भीतरी अभिलेख में कहा गया है कि हुनों को जो है स्कंदगुप्त के द्वारा पराजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है सोदपुर तहसील। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में है सेदपुर तहसील। और वहां पे भीतरी नामक स्थान से जो है भीतरी स्तंभलेख मिलता है। कहाँ पे मिलता है? भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभलेख मिलता है। ये है कहाँ? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सेदपुर तहसील में। इसमें पुष्यमित्रों और हुनों के साथ जो है स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन किया गया है। और उल्लेखनीय है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त को जो है स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हो गया था, मतलब स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। ये कुल मिलाकर बात कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? भाई बोल रहा है कि गुप्त साम्राज्य का जो पतन हुआ, देखो इतिहास से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है? इतिहास से हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि कितना बड़ा साम्राज्य देखें, मगध साम्राज्य देखें, गुप्त साम्राज्य देख रहे हैं, या फिर मौर्य साम्राज्य देखें, चंद्रगुप्त मौर्य जिसका विस्तार जो है ईरान से लेकर भारत तक था, वो सब साम्राज्य जो है क्या हुआ ना, खत्म हो गया, मतलब सब साम्राज्य का विनाश होना तय। तो इस इतिहास से हम लोग ये सीख रहे हैं कि भाई कितना बड़ा साम्राज्य हो, कितना बड़ा आदमी है, एक दिन ना एक दिन वो क्या बोल रहे हैं, खत्म होने के कगार पे जरूर आएगा। यहाँ देखो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण विभिन्न थे, इनमें से कौन सा एक नहीं था? बहुत सारा कारण था गुप्त साम्राज्य का पतन होने का। उसमें एक था हुनों का आक्रमण। क्या था? हुनों के आक्रमण के जरिए ही मतलब गुप्त साम्राज्य जो है डगमगा गया था। ठीक है। प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ये भी है कारण। और उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना, इन लोग बहुत सारा संख्या में जो है बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ये नहीं था। अरब आक्रमण नहीं था। अरब आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नहीं डगमगाया है। अरब आक्रमण नहीं था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखो गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नागत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण गुप्तों के पतन के बाद बहुत बाद हुआ था। पूर्व मध्यकाल की घटना है जब क्या बोलते हैं अरब वाला आता है, और अरब जब से आया भारत पे आक्रमण करने के लिए, उसके बाद मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है, और उस समय जो है मुस्लिम लोग आक्रमण किए थे। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसको
चंद्रगुप्त द्वितीय को याद करो, जब बता रहे थे अभी कुछ देर पहले ही कि शकों का विनाश किया, शकों का विनाश किया, अपने बड़े भाई को मारा है, ये चंद्रगुप्त किया, अपने बड़े भाई को मारा है, अपनी भौजी से शादी किया है। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा जाता है। पश्चिमी भारत के अंतिम शासक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त किया कर पश्चिम भारत में जो है शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि धारण करता है, इसका नाम होता है साकारी। क्या नाम होता है? साकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जो है चलाए हैं। अगला क्वेश्चन है रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन हो जाता है? तो रजत सिक्का जो जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक हो जाता है कौन भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन आ जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने रजत सिक्का को सबसे पहले जारी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, और एक उपाधि अभी जस्ट बताए हैं, कौन सी उपाधि धारण किया था उसको कमेंट में फेंक के बताना है, जिसको गुप्त काल में रुपयक या फिर रूपक भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुसार पर रजत मुद्रा को उत्कीर्ण किया था। मतलब जो शक मुद्रा थी उसके ही स्थान पर रजत मुद्रा का जो है उत्कीर्ण किया था, मतलब बनाया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोल रहा है भाई? बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताना है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बताना है, और बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। बोल रहा है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी देखें कि जब शकों का विजय प्राप्त किया तब उसके उपलक्ष्य में जो है रजत मुद्रा को चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। एक नंबर स्टेटमेंट सही है, यानी एक जहां है उसको रखेंगे, बाकी को डिलीट करेंगे। इन मुद्राओं की तौल लगभग 23 ग्रेन हुआ करती थी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी कथन सही है कि इस मुद्रा की यानी रजत मुद्रा की जो तौल माप होता है वो 33 ग्रेन यानी 23 ग्रेन हम बोले हैं शायद इससे पहले जब बोले थे, तो 33 ग्रेन की हुआ करती थी। क्लियर है? यानी दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। शक विजय के उपरांत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया था। इन मुद्राओं का वजन जो है सामान्यतः 30 से लेकर 33 ग्रेन होता था। अगला क्वेश्चन है शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? अभी देखें क्या भाई? चांदी के रजत मुद्राएं। चांदी के रजत मुद्राएं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, चांदी के सिक्के। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? और ये फाहियान के बारे में शायद 2026 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2026 में भी ऐड नहीं किया है, 2026 में भी फाहियान के बारे में पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा। किसके द्वारा? यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था 2026 में। अरे क्या लिखे हैं? यूपीएससी के द्वारा पूछा गया 2026 में। फाहियान चीनी यात्री, देखो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था भाई? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री फाहियान इनमें से, देखो अब बोले ना, सॉरी 26 में नहीं 25 में पूछा गया था। क्लियर है? देखो 26 हम बोल दिए हैं लेकिन 25 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि चीनी तीर्थयात्री फाहियान इसमें से किसके शासनकाल में भारत आया था भाई? तभी हम लोग देखें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। याद रखना है भाई। देख रहा है कब का क्वेश्चन? 2017 जो बीपीएससी पूछा है वही चीज चिपका दिया है। कब? एक थोड़ा हमको लग रहा है चेंज नहीं किया होगा। अच्छा चेंज किया है। चेंज क्या है इसमें देखते हैं, खाली चेंज क्या है। प्रसिद्ध तो यहाँ नहीं लिखा है, प्रसिद्ध तो नहीं लिखा है, चलो ठीक है। चीनी तीर्थयात्री किया है। चीनी यात्री की जगह में क्या किया है? चीनी तीर्थयात्री। और फाहियान तो फाहियान है, ठीक है। ने अच्छा
किसके शासनकाल में, तो इनमें से दे दिया, ये वाला ऐड किया है, ठीक है। किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, भारत की यात्रा की थी, देख रहा है, दो को चीज खाली जोड़ा है, एगो चीनी तीर्थ यात्री जोड़ा है और इनमें से कर दिया है, बाकी वही किशन को चिपका दिया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 32 ना, बोल रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। ओहो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है किसके साथ विवाह किया था पता है, ये किया था वाकाटक वंश के साथ। किसके साथ, वाकाटक वंश के साथ विवाह करके अपनी स्थिति को जो है सुदृढ़ बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेरा नाग से विवाह किया, जिससे प्रभावती गुप्त नामक पुत्री पैदा हुई। प्रभावती गुप्त का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश से करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था। क्लियर। अगला देखो, प्रभावती गुप्त, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रभावती गुप्त शासिका थी, ये किसकी थी भाई, तो ये थी वाकाटक वंश की। किस वंश की थी, अभी देखें वाकाटक वंश की थी ना। प्रभावती गुप्त गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की पुत्री हुआ करती थी, और इसका विवाह जो है किसके साथ हुआ, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अल्प वयस होने के कारण प्रभावती गुप्त ने अपने पिता के सहयोग से राज्य का संचालन कुशलता से किया। जब देखो उसके प्रभावती का विवाह हो जाता है इसके साथ, रुद्रसेन द्वितीय के साथ, तो कुछ समय बाद जो है रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। इसका बेटा जो था, इसका बेटा अल्प आयु का था, मतलब बच्चा था, वयस्क नहीं हुआ था, तो प्रभावती क्या करती है, अपने बाप का सहयोग लेके वाकाटक वंश को आगे बढ़ाती है। तो वही चीज लिखा हुआ है, पिता के सहयोग से राज्य का संचालन जो है कुशलता से किया था। अगला क्वेश्चन देखो, राजा प्रवरसेन, राजा प्रवरसेन के बारे में, राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, कौन, प्रवरसेन था क्या, ठीक है, हो सकता है, चलो ठीक है, इसको हम लोग होल्ड में रखते हैं। आगे देखो, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, ठीक है। अगला देखो, वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, ठीक है, उनका उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है। तो हमको लग रहा है कि ये चारों स्टेटमेंट जो है वो सही होगा। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, क्लियर है, उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, ठीक है। वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था प्रवरसेन, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो वाकाटक वंश क्या है, तो वाकाटक वंश, देखो यहाँ एक मिनट देखना, वाकाटक, वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है। क्या है भाई, वाकाटक वंश जो है वो प्राचीन भारतीय राजवंश है, जिसमें भारत के मध्य भाग, भारत के बीच बिचुआ वाला भाग में और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में 3री शताब्दी ईसा से पूर्व लेकर 5वीं शताब्दी के अंत तक 6ठी शताब्दी की शुरुआत तक जो है शासन किया था। इस वंश का संस्थापक जो है विंध्य शक्ति हो जाता है, जिसका उत्तराधिकारी कौन होता है भाई, प्रवरसेन होता है, प्रवरसेन प्रथम, जिसे वाकाटक वंश का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसका मतलब है 1 नंबर सही हो गया। प्रवरसेन प्रथम के समय ही वाकाटक वंश की सीमाएं जो है उत्तर में विंध्य से, उत्तर में विंध्य यानी बुंदेलखंड, तभी की बात किया जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल से लेकर दक्षिण में जो है दक्कन, वर्तमान में हैदराबाद, उसके क्षेत्र में शामिल था, क्षेत्र तक विस्तारित हो गई। वाकाटक नरेश में सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की थी। 4 अश्वमेध योगों और वैदिक अनुष्ठानों को संपन्न किया था। पुराणों में उसे परवीर भी कहा जाता है, यानी चारों का सत्य है। बताएं अभी, क्लियर है। चलो ये स्टेटमेंट याद रखना है। अगला का देखो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है।
ये कौन सा सुमलित नहीं है, सुमलित नहीं करना है, पूछ रहा है कि कौन सा सुमलित नहीं है। देखो समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख, ठीक है, समुद्रगुप्त का एरन अभिलेख से प्रमाण मिलता है। उसके बाद कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख से मिलता है। पतिक का कहाँ, कल बताए थे ना, कल के वीडियो में, पतिक का तक्षशिला अभिलेख से प्रमाण मिलता है। लेकिन प्रभावती गुप्त का जो है उदयगिरी गुहा अभिलेख से नहीं मिलता है। तो प्रभावती गुप्त का कहाँ से मिलता है भाई, है? प्रभावती गुप्त का कहाँ से मिलता है, ये आप लोग को कमेंट में फैक्ट मानना है। और उदय गुहा अभिलेख से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रमाण मिलता है। किसका मिलता है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। देखो कुमारगुप्त प्रथम से मंदसौर अभिलेख, पतिक से तक्षशिला अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय से उदय गुहा अभिलेख और समुद्रगुप्त से एरन अभिलेख। प्रभावती गुप्त का उदयगिरी से कोई अभिलेख नहीं प्राप्त हुआ है। प्रभावती गुप्त का उदयगिरी से जो है कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व में प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो विज्ञापन के तौर पर, विज्ञापन यानी प्रचार यानी एडवर्टाइजमेंट के तौर पर जो है दसपुर अभिलेख जाना जाता है। दसपुर अभिलेख विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। इससे मंदसौर प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त प्रथम, सॉरी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में एक प्रसिद्ध अभिलेख है। इसमें पट्टावई यानी रेशमी बुनकर श्रेणी का उल्लेख प्राप्त होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। मंदसौर प्रशस्ति जो है, मंदसौर प्रशस्ति जो है ये किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। तो कुमारगुप्त प्रथम का। किसका? कुमारगुप्त प्रथम का। कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन हो जाता है वत्स्य भट्ट। क्या हो जाता है? वत्स्य भट्ट एक स्थानीय कवि था, उसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रशस्ति में तुंगवाई यानी पट्टावाई श्रेणी का वर्णन किया गया है। वही साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना की धार्मिक भावना को तथा मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला व्यवस्थाओं को भी वर्णन रूप मिलता है। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है। तो दसपुर शिलालेख से मिलती है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी जो है किस अभिलेख या फिर शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख से मिलती है। दसपुर या फिर इसी का नाम है क्या भाई? मंदसौर शिलालेख। तो दसपुर शिलालेख गुप्त शासक का कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त प्रथम के राजपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख पट्टावई यानी तुंतवाई श्रेणी यानी रेशमी सूत बुनने वाले की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कुमारगुप्त और बंधु वर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इस अभिलेख में यानी मंदसौर अभिलेख में या फिर दसपुर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। सही बात है। यह भारत में विज्ञापन परंपराओं का प्रचलित प्राचीनतम उदाहरण है। अभी देखिए यह भी कथन सही है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमी पूर्व भी कहा गया है। ये भी बात देखें हम लोग, ये भी सही है। इस अभिलेख की सूचना जो है भवभूति ने की है, नहीं, भवभूति के द्वारा नहीं किया गया है। कौन किया है भाई? वत्स्य भट्ट के द्वारा किया गया है। क्या कौन किसके द्वारा? वत्स्य भट्ट के द्वारा किया गया है। अभी हम लोग देखे थे ना। चलो, कुमारगुप्त और बंधु वर्मन की दसपुर या फिर मंदसौर अभिलेख में लाट प्रदेश यानी गुजरात के रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा दसपुर में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। इसमें रेशम वस्त्रों का विवरण जिसे भारत में विज्ञापन परंपराओं का प्रचलितम यानी प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। इस अभिलेख
में दसपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया है। इस अभिलेख की रचना जो है भभूति ने की नहीं बल्कि वत्स भट्ट के द्वारा किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। अच्छा, सूची 1 में दिया है शासक चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त, और इधर दिया है इसकी मैडम, क्या दिया है मैडम। तो देखो हम लोग क्या देखें भाई, कुमार देवी के बारे में जानते हैं ना, कुबेर नाग के बारे में भी जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुमार देवी का हम लोग मिलान करते हैं। किसका मिलान करते हैं भाई? कुमार देवी का। तो बताएं क्या थे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था, यहाँ पे चंद्रगुप्त लिखा है, इसका मतलब चंद्रगुप्त प्रथम है। चंद्रगुप्त प्रथम के मैडम का नाम क्या था? कुमार देवी था। क्या नाम था? कुमार देवी था। तो यानी ए का मिलान किससे हो जाएगा? 3 से। ए का मिलान किससे हो जाएगा भाई? 3 से। और है क्या? नहीं, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। क्लियर है? हम लोग एक ही को जानते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हालांकि जानते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। समुद्रगुप्त के बारे में भी जानते हैं, लेकिन नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कि हम लोग का आंसर आ चुका है। देखो देखो, एक साइड दिया है आपका शासक चंद्रगुप्त, इसकी मैडम का नाम कुमार देवी, समुद्रगुप्त इनकी मैडम का नाम दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी मैडम का नाम कुबेर नाग, और कुमारगुप्त इनकी मैडम का नाम है अंतत देवी। क्या नाम है? अनंत देवी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुप्त काल के प्रशासन का विभाजन सही कालानुक्रम में बताना है। तो सबसे पहले जो था, सबसे पहले कौन आता था भाई? सबसे पहले आता था आपका, अच्छा, गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही कालानुक्रम क्या है? अच्छा, ये बोला है ना। सबसे लास्ट में तो ग्राम आएगा, ये तो ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले आया था क्या? सबसे पहले आया था राष्ट्र, यानी देश आता था। सबसे पहले क्या आता था? राष्ट्र आता था। राष्ट्र माने सबसे पहले आता था राष्ट्र। क्या आता था? राष्ट्र आता था। उसके बाद आता था देश। उसके बाद क्या आता था? देश। और देश को कहा जाता था भुक्ति। क्या कहा जाता था? भुक्ति। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे पहले यही है, ऑप्शन नंबर 1 ही मारा। क्लियर है? गुप्त काल में साम्राज्य को भुक्ति या फिर प्रांत में विभाजित किया गया था। सबसे पहले राष्ट्र आता था, राष्ट्र के नीचे भुक्ति या फिर देश, फिर आता था उसके विषय, फिर आता था वित्त, फिर लास्ट में आता था आपका ग्राम। और इसके जो हेड होते थे उसका नाम था सम्राट, इसके जो हेड होते थे उसका नाम है उपरिक, और इसके जो हेड होते थे उसको कहा जाता था विषयपति, और इसके जो हेड होते थे उसको कहा जाता था आयुलन या फिर विधिमतर, और इसके जो हेड होते थे उसको कहा जाता था ग्रामीण अष्टकुलाधिकारी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, गुप्त काल का प्रांतीय प्रशासन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ईसा की तीसरी शताब्दी जब हुन आक्रमण से रोम साम्राज्य समाप्त हो गया तो भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गए। किस पर भाई? तो ये निर्भर हो गए थे दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार को लेकर। किस पर? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। देखो, ईसा की तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य का क्या हो गया ना, पतन हो गया, तो भारतीय व्यापारी जो है दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, गुप्त काल में, किस काल में? तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? ताम्रलिप्त से। किसे? ताम्रलिप्त से होता है ना। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पतन से संचालित होता है? तो ताम्रलिप्त से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, गुप्त काल में ताम्रलिप्त यानी तत्कालीन बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, वहां जहां से उत्तर भारतीय व्यापार दक्षिण पूर्व एशियाई चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ जो होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकक्ष यानी भड़ोच
जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देश के साथ जो है समुद्री व्यापार होता था। गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशियाई से होता था। अतः इस काल का जो है प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्त था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे हो गया भड़ोच, कल्याण, बॉम्बे आदि से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। अतः उपयुक्त प्रश्न में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ताम्रलिप्त होगा। साथ ही यह विकल्प में उपयुक्त सभी विकल्प होता है, तो सटीक उत्तर क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोगी था। अभी हम लोग देखें भाई, कल्याण भी था, भड़ोच भी था, ताम्रलिप्त भी था और बॉम्बे भी था। यानी क्या होगा, ए उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई होगा राइट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत ने क्या है, भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ, इसके साथ दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या यानी व्याख्याएं हो सकती है। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। सही बात है। सही बात है ना। क्या बोल रहा है, भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या है। प्राचीन काल में तथा मध्यकाल में भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीक उपलब्ध थी। अच्छा ठीक है, अगला देखते हैं। इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों, ब्राह्मण और पुजारियों और बौद्ध भिक्षु को सदा संरक्षण दिया। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाएं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया। हाँ, ये परफेक्ट लग रहा है। ये व्याख्या जो है समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या यही होगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ये क्यों होगा भाई, कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसून हवाएं जो थी वो समुद्री यात्रियों को सुगम बना देती थी, मतलब क्या बोलते हैं, सहयोग करती थी, इस तरह बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका विश्वसनीय व्याख्या जो है सी होगा। देखो, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। इसका प्रमुख कारण बंगाल की खाड़ी में चलने वाली समुद्री मानसून हवाएं के द्वारा समुद्र यात्रा का सुगम होना था। क्लियर है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में, किसमें भाई, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। देखो, प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। क्लियर है। अगला देखो, अगला है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों और मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। अगला देखो, श्रेणी अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। हाँ, सही उत्तर चिन्ह बोल रहा है। तो देखो, श्रेणियों का जो होता था वो अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ये करेक्ट बात है। यानी 3 जहाँ है वो सही होगा। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये नहीं होगा। श्रेणी ही वेतन, कम करने के नियमों को और मानकों को और कीमतों को जो है सुनिश्चित करती थी। हाँ, ये भी सही बात है, यानी 2 भी सही है। तो 2 इसमें है और इसमें है, एक और बी नहीं होगा, ए और बी नहीं होगा। अगला देखो, अगला पढ़ो। प्रत्येक श्रेणी राज्य के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी। अच्छा, प्रत्येक श्रेणी, और यदि एक श्रेणी छूट जाएगा तो पता है क्या होगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये ज्यादा एक्सट्रीम लग रहा है तो इसको काट दो, 1 काट दो, 1 काट दो, तो डी भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। क्लियर है। प्राचीन भारत के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। ये संगठन
व्यापारियों के द्वारा अनेक व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था तथा श्रेणियों के द्वारा जो है सदस्यों के वेतन, काम करने के नियम, मानकों एवं कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियों अपने नियमों स्वयं बनाती थी और स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों को काफी महत्व होता था। क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में गुजरात, बंगाल और दक्कन। गुजरात, बंगाल और दक्कन। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल और दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? किससे थे भाई? वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु वस्त्र उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्या भाई? प्राचीन काल में किस वर्ग को सातवाह कहा जाता था? वैश्य को कहा जाता था ना, ऑप्शन नंबर सी। वैश्य को क्या कहा जाता था? सातवाह कहा जाता था। अमरकोश से टीकाकार क्षीर स्वामी ने लिखा है कि जो पूंजी द्वारा व्यापार करने वाले पंथों यानी व्यापारियों का अनुग्रह हो वह सातवाह है। सार्थन, साधनान, शर्तों और पांथन वहित सातवाह। वस्तुतः सार्थ का अभिप्राय था कि समान या संयुक्त अर्थ पूंजी वाले व्यापारी जो बाहरी मंडियों के साथ जो है व्यापार करने के लिए एक साथ करवा बनाकर चलते थे, वे सात कहलाते थे। इन व्यापारियों का नेता सातवाह कहलाता था। अतः प्राचीन काल में जो है वैश्य वर्ण को सातवाह कहा जाता था। मतलब जो व्यापार करते थे ना उसको वैश्य कहा जाता था और वैश्य को कहा जाता था सातवाह। इतनी जो इतना पढ़े ना इसका मतलब यही है। क्लियर? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयों को रचना के लिए जाना जाता है? आयुर्विज्ञान के लिए कौन जाना जाता है भाई? आयुर्विज्ञान के लिए, आयुर्विज्ञान यानी औषधि वगैरह होगा ना, आयुर्विज्ञान। सुश्रित होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सुश्रित होगा। लेकिन ये स्टार मार्क्स लगाया है काहे? इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसका आंसर हालांकि सुश्रित होगा, हमको जहां तक पता है। सुश्रित को शैलक्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 1000 ईस्वी से जो है 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सोनक ऋग्वेदिक कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे, साहित्यकार था। सौमिल्य जो है वो गुप्तकालीन नाटककार था जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार जो है गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त किसी ने कार्य नहीं किया। चूंकि गुप्त काल का प्रारंभ जो है 275 यानी श्रीगुप्त के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो सुश्रित के मध्यकाल यानी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व के बाद का है। इसलिए सुश्रित को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल ने अपनी आयुर्विज्ञान विषयों के लिए रचना के लिए जाना जाता है? अच्छा, कौन जो है गुप्त काल में? सुश्रित नहीं होगा, शूद्रक भी नहीं होगा। हमको लग रहा है क्वेश्चन को डिलीट किया होगा। ठीक है, इसको हम फिर से हम देख लेंगे 49 नंबर क्वेश्चन। तो इसको हम रहने देते हैं और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे। अगला देखते हैं हम लोग। इसमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? क्लियर है? वही क्वेश्चन को फिर से रिपीट है। और यहाँ पे देखो कितना हम बता रहे थे ना अभी सुश्रित के बारे में। देखो यहाँ पे उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, मतलब अभी जो पढ़े व्याख्या तो उसको देखने बोल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रिका में इस प्रश्न का सही उत्तर जो है विकल्प ए माना है। तो अभी हम चिल्ला के बता रहे थे, लेकिन वहाँ पे क्या मैं बोल रहा था, गलत बोल रहा था। तो हम लोग सुश्रित को लेके चलते हैं ना, क्या दिक्कत? क्लियर है? इसलिए यहाँ पे माना है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन बीपीएससी जो है वो सुश्रित को आंसर माना है।
उनका कहना है कि गुप्त काल में जो है औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता था सुश्रुत। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध है? फिर आएगा आपका सुश्रुत, लेकिन यूपीएससी सुश्रुत को आंसर नहीं माना है, जबकि बीपीएससी जो है बीपीएससी सुश्रुत को आंसर माना है। लेकिन यूपीएससी किसको माना है? भास्कराचार्य को। किसको माना है? भास्कराचार्य को। क्लियर है? देखते हैं इसका डिस्कशन। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के 9 नवरत्नों में से एक था। कौन? धन्वंतरी। इसके बाद ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रखंड पंडित थे। चरक और सुश्रुत भी आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क के राजवेद हुआ करते थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोल और गणित थे, यानी खगोल यानी भूगोल के बारे में जानते थे और गणित के बारे में जानते थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में जो है गणित तथा खगोल विज्ञान से संबंधित प्रकाश डाला गया है। अगला देखो, लीलावती के लेखक कौन है? लीलावती के लेखक हो जाते हैं भास्कराचार्य। कौन हो जाते हैं? भास्कराचार्य लीलावती के लेखक हो जाते हैं। लीलावती के लेखक कौन हो जाते हैं भाई? भास्कराचार्य। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ खगोलीय शास्त्र भास्कराचार्य ने किया है। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ शिरोमणि का भाग है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन है, प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल्य औजारों का उपयोग आम था। हाँ ठीक है, आम तो था ही, क्या दिक्कत है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक भागों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ में मानव के शरीर का नहीं, ऐसा नहीं कुछ। उसके बाद देखो, 5वीं सदी ईस्वी में कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात था? हाँ ये भी सही है। उसके बाद 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। मतलब 7वीं शताब्दी आते आते जो है चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हो गया था। यह भी कथन सही है, यानी 4 सही है, 3 सही है, 1 सही है, 2 सही नहीं है। 2 कहाँ है? यहाँ काट दो तो आंसर नंबर क्या आ जाएगा? 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी। देखो, प्राचीन काल वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय रहा। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी तक शल्क क्रिया में काम करने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। 5वीं सदी ईस्वी तक भारत के त्रिकोणमिति जो यानी कोसाइन, उसके बाद उत्क्रम ज्यो यानी इनवर्स साइन का सिद्धांत ज्ञात हो चुका था। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम का उल्लेख है। 7वीं सदी ईस्वी में ब्रह्मगुप्त द्वारा चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, भारतीय यात्रा में फाहियान एक अस्पताल का उल्लेख किया है। वह स्थित कहाँ है? पाटलिपुत्र में। फाहियान बताता है कि पाटलिपुत्र में क्या था? एक अस्पताल था। चीनी यात्री था फाहियान, गुप्त काल में भारत आया था। उसके उल्लेखनीय किया है कि पाटलिपुत्र नगर में धनिकों ने एक बड़े अस्पताल की स्थापना की थी, जहां निर्धनों को जो है निःशुल्क दवाइयाँ और भोजन उपलब्ध कराया जाता था। यहाँ देश भर के रोगी इलाज के लिए आया करते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने नौ रत्नों में से निम्नलिखित में से कौन फलित ज्योतिष संबंध था? मतलब किससे ज्योतिष से संबंध था? छपनक
कौन था? छपनक। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इसके नवरत्न का प्रसिद्ध सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास थे, जबकि छपनक रत्न फलित ज्योतिषी थे, यानी एस्ट्रोलॉजर थे। एस्ट्रोलॉजर का क्या नाम था? छपनक। क्या नाम था? छपनक। अगला देखो, कालिदास किसके शासनकाल में था? अभी देखिए, कालिदास यहाँ देखो ना, कालिदास महाकवि थे, नवरत्नों में थे, किसके था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय है क्या? यहाँ देखो, क्लियर है? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन जो है सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? समझ में आया? बोल रहा है कौन बताया था कि पृथ्वी जो है अपनी मतलब ध्रुव पे घूमता है, जिसके कारण प्रतिदिन सूर्य और सूर्योदय होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? कौन बताया था? आर्यभट्ट बताया था। कौन बताया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनकी प्रमुख कृत है आर्यभट्टियम। इन्होंने गणित के विविध नियमों का प्रतिपादन किया। सर्वप्रथम यह खोज पृथ्वी की अपनी धुरी चारों ओर परिभ्रमण करती है। अगला क्वेश्चन देखो, किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बारामिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? बारामिहिर का जन्म स्थल कहा जाता है कायथा को। किसको? कायथा को। कायथा यानी उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में है। एक ताम्रकालीन क्या है भाई? स्थल है चालकोलित, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे प्राचीन भारतीय गणितिक यानी खगोल शास्त्री या फिर ज्योतिष्य बारामिहिर का जन्म स्थल माना जाता है। कथ्या का प्राचीन नाम कपिथक्का समझो, कपिथक्का है। अगला क्वेश्चन देखो, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौन है? दिनार। दिनार क्या है भाई? तो ये गुप्तकालीन मुद्रा है, अधोलिखित। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कोडियों का प्रयोग करते थे। चलो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्योंकि इस टॉपिक में मतलब इस चैप्टर बोलो, टॉपिक बोलो या फिर कुछ भी बोलो, तो इसमें लगभग 180 क्वेश्चन पूछा गया है। इसको हम लोग 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, 60 करके कंप्लीट करेंगे तो हो जाएगा। 183 क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? अभी देखिए, दिनार। क्लियर है? तो आई होप कि ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।